क्या आपको पता है 300 साल पहले पैदा हुए उस आदमी के बारे में जो आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस पर सवाल उठाए तो उसने भरी पब्लिक में उसकी हत्या करवा दी। फ्रांस की सत्ता संभालने वालों ने उसकी शर्तों पर अमल नहीं किया ना, तो उसने पूरे देश में विरोध छिड़वा दिया और देश के कोने कोने में आग लगवाने के साथ साथ फ्रांस के राजा और रानी का सबके सामने हत्या करवा दिया और उनके बच्चों को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब शायद तक आपने इस व्यक्ति का नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उस ग्रुप के बारे में जरूर सुना होगा जिस ग्रुप की इसने स्थापना की थी, द इनफेमस इल्यूमिनाटी। तो आखिर कौन था ये व्यक्ति और ऐसा इस व्यक्ति ने आखिर क्या किया जिसने इसे असीम ताकतों का बादशाह बना दिया? आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इन्वेस्टर ओशन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 फरवरी साल 1748 में, जब जर्मनी के बावेरिया में एक लॉ प्रोफेसर के घर में जोहान एडम बॉसफ का जन्म होता है। दुर्भाग्य से जब एडम केवल 5 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। लेकिन उस 5 साल के एडम की जिम्मेदारी उठाई उनके पिता के दोस्त जोहान एडम वन इट स्टार्ट ने, जो खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोसेट में एक लॉ प्रोफेसर थे। अब उस वक्त पूरे वेस्ट में और खास करके पूरे यूरोप में अगर किसी चीज का तो वो था कैथोलिज्म का। और आप इसको क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि एक कैथोलिक और क्रिश्चियन होने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अब जहाँ पर क्रिश्चियनिटी एक ब्रॉड धर्म है जिसके अनुसार इंसानों में सर्वश्रेष्ठ जीसस क्राइस्ट और इस दुनिया में सबसे ऊपर हॉली गॉड है, तो वहीं पर कैथोलिक लोग होते तो क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन अथॉरिटीज को लेकर उनकी सोच अलग हुआ करती है। कैथोलिक्स ये मानते हैं कि उनके ऊपर सिर्फ पोप का शासन है और उनके लिए पोप द्वारा कही गई किसी भी बात की वैल्यू उनके घर की वैल्यूज, इवन वो जिस देश में रहा करते हैं ना, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ी होती है। अब सारे के सारे कैथोलिक्स क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन सारे के सारे क्रिश्चियंस कैथोलिक हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखने वाली बात जरूर है कि दुनिया के करीबन 60% ऑफ द क्रिश्चियंस कैथोलिक होते हैं, जो रिलीजियस पॉपुलेशन का आधे से भी ज्यादा भाग है। अब आज तो ये सब फिर भी कट्टरता के पहलू से यूरोप में कम है, लेकिन पहले तो कानून भी सिर्फ और सिर्फ धर्म के हाथों ही ऑपरेट किया जाता था और कोई भी व्यक्ति धर्म पे सवाल नहीं उठा सकता था, उनमें से कोई भी प्रथा फ्रॉड ही क्यों ना हो। और अगर कोई भी चीज चर्च को सही नहीं लगी तो उसके लिए नियम और कानून वो भी बदल दिए जाते थे। अब इस सांप्रदायिकता और धर्म की कट्टरता से भरे समाज और माहौल में एडम को उसके ग्रैंडफादर जोहान ने रैशनल बनाया और हर चीजों के पीछे बस यूं ही विश्वास करने के बजाय उनके पीछे लॉजिक ढूंढने की आहत लाई और इस तरीके का माइंडसेट डेवलप किया कि एडम इसी लॉजिकल थिंकिंग के प्राइम सपोर्टर बन जाए। अब 7 साल की उम्र में एडम ने स्कूलिंग शुरू कर दी अपनी और मात्र 20 साल की उम्र में अपनी डॉक्टरेट ऑफ लॉ, हमारी भाषा में अगर कहा जाए तो LLB की डिग्री। तो स्वाभाविक तौर से लॉजिकल होने के कारण वह चर्च और यूरोप के मैनिपुलेटेड कानून को सीरियसली नहीं लिया करते थे और इस बात पर स्ट्रांग बिलीव रखा करते थे कि पहले जो कुछ भी हुआ सो हो गया, मगर धर्म के सहारे मॉडर्न सोसाइटी को अच्छे से रूल नहीं किया जा सकता और इस समाज को जरूरत है एक सही मार्गदर्शक की और एक ऐसे मार्गदर्शन की जो इसे धर्म के अंधविश्वास से दूर ले जाकर तर्क के तरफ ले जाए और वापस से वो काम करे जो समाज के लिए और सत्ता के लिए सही है, ना कि वो काम जो धर्म के लिए सही है। अब इसी सोच को जब वह अपने आसपास मौजूद लोगों में तलाशने लगे और उनमें भी यही मानसिकता की खोज करने लगे, तो उन्हें खबर पड़ी एक सोसाइटी की जिसका नाम था फ्री मैसोनरी और इसके विचार भी कुछ उसी प्रकार के थे। फ्री मैसनरी एक तरीके की विचारधारा रखने वाले उस समुदाय को कहा जाता है जो काफी ज्यादा सोशलिस्ट थे। उनके हिसाब से अनेक धर्म एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते थे। सभी के सभी फ्री मैसनरीज को निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करनी चाहिए। नॉलेज किसी भी रिलीजन के ऊपर हुआ करती है और इनके ग्रुप में पॉलिटिक्स और रिलीजन से रिलेटेड किसी भी डिस्कशन को करने की मनाही नहीं होती है, क्योंकि यह लोगों की खुली विचारधारा के साथ हस्तक्षेप करने जैसा महसूस होता है। और यहीं पर एडम के लिए फ्री मैसोनरी बेकार हो गई। उनकी लड़ाई ही इस बात से थी कि अगर दुनिया के उसूलों को और उसकी जड़ को बदलना है तो उसके लिए सत्ता हाथ में लेना होगा, क्योंकि लोग चाहे कुछ भी क्यों ना चाहे चलेगी उसी की जो सत्ता में होगा। और उन्हें पता था कि यह किसी संगठन के साथ मिलकर करना संभव नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इरादे मांगते हैं बड़ी बड़ी कुर्बानियां।
तो दुनिया को बदल कर रख देने वाली इसी मकसद के साथ 1 मई 1776 में एडम अपने 4 साथियों के साथ काले घने जंगलों के बीचों बीच मसाल लेकर काले कपड़े पहनकर एक बड़े से घेरे में खड़े हुए और उस अंधेरी रात में उन 5 लोगों ने शपथ ली कि वो एक ऐसी दुनिया की रचना करेंगे जहां पर इंसान अपने इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए आजाद होगा और जहां पर मोरल इक्वेलिटी यानी कि नैतिक रूप से भी सभी को एक समान देखा जाएगा और किसी के द्वारा किए गए काम को ये सोचकर नहीं नजरअंदाज किया जाएगा कि वो व्यक्ति किस ओहदे का है। इस प्रतिज्ञा को ज्ञान की देवी मीना रेवा के साथ चलने वाले उल्लू को साक्षी मानकर अपने द्वारा बनाए गए इस ग्रुप का नाम एडम ने रखा बुंदेर परफेक्टिबिलिस्टीन, जिसको बाद में बदल कर दिया गया इल्यूमिनाटी। जब भी किसी नए ग्रुप की शुरुआत होती है तो लोग उसको बढ़ाने के लिए किसी भी नए व्यक्ति को ऐड करने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन एडम अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर थे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही इंश्योर किया कि इल्यूमिनाटी एक रियलिटी बन जाए और इस संगठन में केवल वही लोग शामिल हो जिनका समाज में कोई ओहदा हो, ताकि उनके रिसोर्सेस और कनेक्शन का इस्तेमाल करके परिवर्तन लाया जा सके। इसी वजह से इल्यूमिनाटी में किसी मेंबर को इंक्लूड करने के लिए केवल 2 नियम बनाए गए। पहला तो ये कि किसी भी नए मेंबर लाने के लिए एग्जिस्टिंग मेंबर का कंसल्ट होना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि उस व्यक्ति के समाज में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होने के साथ साथ उसका फैमिली बैकग्राउंड वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए और बड़ी पहुंच के साथ साथ उसके पास ढेर सारी दौलत भी होनी चाहिए, जिसे वो सोसाइटी के काम और इल्यूमिनाटी के मकसद के लिए खर्च करने से पहले एक बार भी ना सोचे। अब अगले 6 साल में करीबन इल्यूमिनाटी में 600 से भी ज्यादा लोग जुड़े और उसके 2 साल के अंदर यानी कि साल 1784 तक इल्यूमिनाटी 2000 से 3000 ताकतवर सदस्यों का एक गढ़ बन गया, जिसमें पॉलिटिशियंस, डॉक्टर, नोबलमैन, व्यापारी, देश के सबसे बड़े बड़े वकील से लेकर देश के सबसे अहम जज, यहाँ तक कि अखबार, मैगजीन और किताबें लिखने वाले राइटर्स भी इल्यूमिनाटी के सदस्य बन गए थे। और इल्यूमिनाटी का मेंबर होना पावर और स्टेटस का एक सिंबल हो गया था। और इस पूरे पैसे और ताकत के ऊपर बैठा था मात्र एक व्यक्ति, जिसका नाम है जॉन एडम विसॉप्ट। वो अपने आप को स्पार्टैकस बताता था, एक ऐसा रोमन ग्लैडिएटर जिसने प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के विरोध का मोर्चा संभाला था। और इस नाम से सबको डर लगता था, क्योंकि ये नाम एडम के नियम समझाता था कि वो भले ही राजा पैदा नहीं हुए, लेकिन जिस भी वक्त वो चाहे राजा बनने की क्षमता यानी कि ताकत रखते हैं। अब समय के साथ साथ एडम की पहुंच और ताकत बढ़ती ही जा रही थी और एडम की नजरें तख्त की तरफ घूमती साफ नजर आ रही थी, जिसका पहला शिकार बना फ्रांस। 1780 के उस दशक में फ्रांस और वहां के शासन काफी डामाडोल चल रहा था। वह देश युद्ध की स्थिति में घिरा हुआ था, कहीं से भी पैसा आने का कोई भी साधन नहीं था, जनता भूखमरी से मर रही थी। वहां की जनता के पास ना खाने को पैसा था और ना ही करने को कुछ काम। लोग भूखमरी से मर रहे थे, लेकिन वहां के राजा लुई 16 और उनके मिनिस्टर उन मरे हुए लोगों की अर्थियों पर रोटी सेकने में मस्त थे। उल्टा वो तो ऐसे फैसले लेते जा रहे थे जिससे उनकी हालत और भी बिगड़े, लेकिन अमीरों की अय्यासी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब एडम और इल्यूमिनाटी को इस बात की खबर पहुंची तो उन्हें एहसास हो गया कि सत्ता को धारण करने वाले अंधे हो चुके हैं और उनमें सुधार की नहीं बल्कि सत्ता को बदलने की जरूरत है। जिसके बाद उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्हें फ्रांस में विरोध के बीच डालने के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी हलचल पूरे के पूरे यूरोप में तो रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके पीछे का कारण समझ नहीं पा रहा था। फ्रांस में होने वाली तख्ता पलट की हल्की फुल्की आहट 1784 तक वह अब बवारिया के राज परिवार को महसूस होने लगी थी और वो जानते थे कि अगर इल्यूमिनाटी की ताकत का ये फैलाव कुछ महीनों भी और रहा तो एडम के एक इशारे से बवारिया में तख्ता पलट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी यही किया जो हर समझदार राजा किया करता है, सत्ता का इस्तेमाल। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी ना कि इल्यूमिनाटी में इतने लोग इंक्लूड हो गए थे और इल्यूमिनाटी इतना एक्सपैंड हो गया था कि हर जगह पर सीक्रेसी को इंश्योर करना पॉसिबल नहीं था। म्यूनिक और बवारिया में मौजूद मेंबर इल्यूमिनाटी के बारे में इतना ओपनली बोलने लगे थे और इतना ज्यादा ओपनली मोनार्की और पॉलिटिकल फिगर्स को क्रिटिसाइज करने लगे थे, लोगों के कॉमन नॉलेज में आ गई थी। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स के नाम भी बाहर आ गए थे कि ये बात अब एक सीक्रेट सोसाइटी से काफी आगे बढ़ चुकी है। इल्यूमिनाटी कानून से ऊपर उठ चुका था, क्योंकि जो लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर थे लीगल डिस्प्यूट के केस में फैसला भी हमेशा उन्हीं के पक्ष में आता था।
यह उन मेंबर्स को देख के साफ हुआ जिनके नाम बाहर आने लगे थे, और इस ताकत के पब्लिक में आने का असर यह हुआ कि उनके कई मेंबर्स को उनके कनेक्शन और खर्च वाली पोजीशन से निकाला जाने लगा। इवन कुछ को तो उनकी सिविल और जुडिशियल ड्यूटी से भी बाहर निकाल दिया गया, ताकि इल्यूमिनाटी के कानून पर से दबदबा कम हो जाए। अब अपने ही लोगों की बेवकूफ़ी के कारण इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस और लोगों की संख्या कम होती जा रही थी, और 2 मार्च 1785 के दिन चार्ल्स थियोडोर ने बारबेरियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस कहानी का फाइनल चैप्टर लिख दिया और इस सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर ऑफिशियली बैन लगवा दिया, ये कहते हुए कि ये सीक्रेट सोसाइटी पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के लिए खतरा हो सकती है। और इसी के साथ इल्यूमिनाटी के कई सारे मेंबर्स के लिए अरेस्ट वारंट भी निकाले गए, और इसके बाद उनके बहुत सारे जगहों पर छापे भी मारे गए, और एडम को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ गया था। लेकिन उनके जगहों पर, यानी कि वो जिस जगह पर रहा करते थे, वहाँ पर जो उनको कागजात मिले थे, उन्होंने सबके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उनके डॉक्यूमेंट्स में ये जिक्र किया कि कैसे सुसाइड जस्टिफाइड है, उनका काम सही है और धर्म एक ढकोसला है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको इस देश पर नहीं बल्कि कैसे दुनिया पर राज करना है। उनका ये मानना था कि जो कोई भी उनका दुश्मन है उनको जहर देके मार देना चाहिए, ताकि वे लोग कभी भी उनके काम के आड़े ना आ सके और उसकी मौत के बारे में किसी को कभी पता ना चले। जैसी बातों का जिक्र भी कागजों में था, और इस बात का भी जिक्र था कि कैसे इल्यूमिनाटी का एक फीमेल ब्रांच भी बनानी है। इवन वहाँ के ठिकानों पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी पाए गए थे जिनसे अबॉर्शन किया जाता था। अब वहाँ पर जो कुछ भी मिला उससे ये साफ था कि इल्यूमिनाटी को जो सही लगता था ना, वो सब उसे बिना सोचे समझे मान लेते थे, और इसके लिए वो किसी की हत्या करने से नहीं घबराते थे। तो भले ही वो उस पर ना बैठे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना हो रहा था कि वो जब चाहे गद्दी पे बैठ सकते थे। एडम अगले 10 से 20 सालों में सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एकलौते किंग मेकर बनने वाले थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एडम तो भाग गए और इल्यूमिनाटी खत्म हो गई है ना। पूरी बावरिया और यूरोप को यही लग रहा था। लेकिन तभी आता है 14 जुलाई 1789 का वो दिन, जब फ्रांस के कई सारे विरोधी संगठन और बड़ी जनसंख्या एक साथ पेरिस के बेस्टिल फोर्ट्रेस पर हमला करने लगी और वहां के आर्मरी पर अपना हाथ डालने लगी, जिसकी वजह से यूरोप का राज परिवार एक बार फिर से दहल उठा। अब जहां पे लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सरकार से आवाज उठाकर कुछ भी पूछ सके, एक सवाल कर सके, पर पूरे के पूरे किले को कब्जे में ले लेना इतनी बड़ी बात थी कि इसने एक बार फिर से लोगों को शक में डाल दिया कि इल्यूमिनाटी वाकई खत्म हुई है या फिर नहीं। पूरे के पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत से लेकर अंत तक सारे लोगों की धारणाएं एडम की सोच से मेल खा रही थी। इवन जो रिसोर्सेज भी विरोधियों को दिए गए थे, वो किसी स्ट्रॉन्ग फिगर की इन्वॉल्वमेंट के बिना उन तक पहुंच पाना बहुत ही बड़ी नामुमकिन सी चीज थी। लेकिन घनघोर अंधेरे से उन विरोधियों की मदद आखिर कर कौन रहा था, ये पूरा का पूरा राज कभी भी बाहर नहीं आ पाया। ऐसे ही अप्रैल 1961 में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच दी थी, जिसमें उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, द वेरी वर्ड सीक्रेसी इज रिबिग्नेंट इन अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी। एक राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने खुले तौर पर ये चुनौती दी थी कि वो किसी भी सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ है और वो इनके काम का विरोध करते हैं खुले तौर पर। कट टू 22 नवंबर 1963, जॉर्ज जब डैलस के गलियों से गुजर रहे थे, तभी ऑसवर्ड नाम के फॉर्मर यूएस मरीन ने उन पर सरेआम गोली चला दी और जॉन एफ कैनेडी इस दुनिया को अलविदा कहने वाले सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बन गए। उसने आखिर ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए ऑसवर्ड कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी था, और इससे पहले कि उसका ट्रायल शुरू होता, जैक रूबिन नामक एक नाइट क्लब ओनर ने ऑसवर्ड को 2 दिन बाद लाइव टीवी पे गोली मार दी, और ऑसवर्ड का कारण भी उसी के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। अब दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है ना, जो सामने हमको नजर आ रहा है, बस वहाँ पर देखने वालों की जरूरत है। लोग ये कहेंगे कि 1785 में इल्यूमिनाटी बावरिया के उस आदेश के साथ खत्म कर दिया गया था, पर सारे के सारे तथ्य हमने आपके सामने रख दिए हैं, और इसके ऊपर विश्वास करना है या फिर नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इल्यूमिनाटी वाकई में आज भी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो क्यों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप तक लाता रहूं। सो दैट्स इट फॉर नाउ।